नमस्कार, मैं आशीष। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम आप लोगों को देश में आज सबसे चर्चित जो विषय है उसके बारे में आज बात करें। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। आप सब जानते होंगे कि एससी और एसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। और आज आप देखिएगा तो देश के बहुत सारे लोग जो है, नेता है, आपके बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके ऊपर कभी बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे नेता की बात करें तो पॉलिटिकली वोट के चलते आप लोग उसके ऊपर बातें नेता लोग नहीं करता है। आप मीडिया के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत ही कम ही इसके ऊपर बात हो रही है। जिस तरह से बात होनी चाहिए थी, जिस तरह से समाज को जागरूक करना चाहिए थे, उस तरह से नहीं हो पा रही है। ठीक है, हम जैसे यूथ क्या सच्चाई है, क्यों जरूरत है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ तो देखे होंगे। तो चलिए इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं विस्तार से, और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है, नहीं है, क्यों जरूरी है। आज समाज में अगर इस तरह के परिवर्तन हो रही है तो क्यों जरूरी है। अगर ये 80-70 साल से चले आ रही है, देश की आज़ादी से 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके साथ से आरक्षण लागू हुआ, तो आरक्षण में आज संशोधन की बात तो सब एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब बात करने की आती है तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक हमारे यहाँ सारे कुछ वोट की चलती होते हैं। आप इलेक्शन आया तो आप देखिएगा बहुत तरह के भांति तरह की योजनाएं आती है, लेकिन अब 5 साल में देखिएगा तो उस तरह की नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन को मद्देनजर, इलेक्शन को देखते हुए नेतागण ऐसे करते हैं, जो सत्ता में वो ज़्यादा इसकी बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इसके ऊपर ना बात करते हुए हम लोग बात करते हैं आज की जो विषय वस्तु हमारा। आज की विषय वस्तु जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लोगों को क्या मैसेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या बोला, उसी के ऊपर हम लोग विस्तृत और हम लोग जानना चाहेंगे बैकग्राउंड। क्यों बताओ, आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या लगा, क्यों ऐसे वर्डिक्ट दिया, क्यों, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगा, क्या ये समाज की आज डिमांड है, समाज ऐसी मांग कर रही है। तो चलिए इसी ऊपर आज हम कुछ बैकग्राउंड आपको बताना चाहते हैं, क्या आज हमारे देश में ऐसी क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में एससी और एसटी वर्ग कितने हैं। तो अगर हम बात करें एससी की बात करें तो एससी टोटल अभी हमारे देश में अकॉर्डिंग जो भी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के थ्रू हम बात करें, क्योंकि 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं, अभी तक सेंसस हुआ नहीं, तो जो भी हम आंकड़े देंगे वो 2000 अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस है उसी के हम थ्रू बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि 2011 के सेंसस के अनुसार एससी और एसटी का कितना जनसंख्या है, तो अगर हम बात करें एससी की तो 20 करोड़ यानी 20 करोड़ 13 लाख। और अगर हम बात करें कि किस किस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है एससी की, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में 31%, इसके बाद आता है हरियाणा 25%, इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 23.5%, और इसके बाद आता है यूपी 20% के आसपास है। तो ये तो रहा एससी की जो जनसंख्या विभिन्न डिफरेंट राज्यों में, उसके बारे में। अगर दोस्तों हम लोग देखें कि एससी की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ है, यानी कि परसेंटेज वाइज हम लोग देखें तो 16 पॉइंट समथिंग यानी 16.5% के आसपास आएगी ये एससी की जनसंख्या जो हमारे देश में है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग एसटी की तो एसटी का 10 करोड़ 42 लाख के आसपास, जो अकॉर्डिंग टू द 2011 के सेंसस के अनुसार है। अगर हम लोग इसके परसेंटेज में बात करें टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 8.6% आएगा। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो एसटी वर्ग है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो मध्य प्रदेश में है। तो चलिए ये तो हो गया जनसंख्या के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग समझे कैसे, कि आरक्षण क्यों दिया गया था। तो आरक्षण तो दोस्तों अभी हमने आंकड़े दिखाने की कोशिश किया कि क्या हमारी जनसंख्या क्या है, एससी और एसटी की जनसंख्या हमारे देश में क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, कौन सी राज्य में किसकी मैक्सिमम जनसंख्या है। अब हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट क्यों दिया, ऐसे फैसले क्यों दिया, और इस संविधान में क्या ऐसे है। तो अभी हम बात करते हैं कि ओबीसी में है आपकी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, दो तरह के आते हैं। ठीक इसी तरह ने सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि एससी और एसटी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी पड़ा, आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि इसमें भी वर्गीकरण होनी चाहिए। तो हम एक छोटी सी कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक गांव था, एक गांव में एक सरकारी टीचर रहता था, उसकी 4 बच्चे थे।
आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कहानी को अगर आपने पूरे सुने और समझने की कोशिश किए तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप अगर एससी वर्ग से हैं तो भी आप देखिए इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। आप एक बार हमारी पूरी बातें समझिए और अगर आपको कहानी की बात समझ में आवे और अगर आप सबसे पहले दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आरक्षण से फायदा किन्हें मिल रही है। अगर एससी की बात करें या तो एसटी की बात करें तो सिर्फ 10% से 5 से 10% लोग हैं ऐसे एससी और एसटी में जो पहले वीक थे और अब ऊपर आ गए हैं, अभी वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अभी भी 90% हम ये अभी जब हम फील्ड जाते हैं तो हमने ये देखा है 90% ऐसी लोग हैं एससी और एसटी में कि अभी भी वही वैसा ही जी रहे हैं जैसे वो आज़ादी के समय जी रहे थे। आज भी देश की तो अदर कास्ट देखिएगा बहुत आगे बढ़ गया, बहुत कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप एससी और एसटी जिस तरह से आरक्षण को देने के बाद जैसे उम्मीद किया गया था वैसे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे क्यों हुआ? तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि छटनी, अगर हम लोग इसको सिंपल सी भाषा में बोले तो जो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो सबको निकाल के क्रिमिनल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों पड़ा? हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे और इस कहानी के माध्यम से शायद आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों चाहा। और शायद आप अगर एससी के 10% में भी होंगे या फिर 90% में, आपको शायद ये कहानी से पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आज जो लोग आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है शायद वो 10% में आ रहा होगा, इसीलिए आपको भड़काने की कोशिश। लेकिन एक वीडियो हम पूरे 90% के साथ साथ उन 10% से भी आग्रह करेंगे कि एक बार बड़े दिल रख के आप उन गरीब अपने भाई रिश्तेदारों के बारे में सोचिए जो गाँव में बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एक छोटी सी गाँव का जहाँ एक सरकारी मास्टर रहा करता था। उसकी 4 बच्चे थे। सरकारी मास्टर रिटायर हो गया, बच्चे उसके वेल सेटल हो गए, ठीक है। उसमें से हम बात करें तो 2 बड़े बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पे विदेश चले गया जहां उसको करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। मंझले बेटा एक बड़े ओहदे पे माने बड़े बाबू बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी के थ्रू एसपी के रैंक पे चले गए। तो चलिए अब उसके 2 अदर हम लोग बेटे को देखें तो एक जो गांव में किसानी का काम करता है और जो छोटके हैं वो गांव में एक छोटा सा बिजनेस करता है। अब इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए उसके 4 बच्चे हैं और मास्टर जी जो थे बहुत ही ईमानदार थे। वो चारों जो पेंशन का उसे जो मिलता था अप्रोक्स 40,000 के आसपास मिलता था, तो वो पूरे चारों बेटों में बराबर 10-10 हज़ार के आसपास बांट दिया करता था। तो चलिए ये तो हुआ मास्टर जी अच्छे थे इसीलिए। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, अभी हम 2 बेटे देख रहे हैं, बड़े और मंझले। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों का पैकेज ले रहा है, एक एसपी रैंक में है कोई डिस्ट्रिक्ट में जहां उसको सरकार अच्छी तनख्वाह दे रही है। उसकी फैमिली दोनों की जो मल्टीनेशनल कंपनी में भी है वो करोड़ों कमा रहा है, तो उसकी फैमिली तो ऑलरेडी अच्छे इंजॉय करेंगे ही। लेकिन मंझले बेटे जो एक एसपी रैंक पे आने की एक ग्रेड 1 की जॉब आती है, अगर सरकारी जॉब के तौर पे देखें तो ये भी अच्छी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें गाँव में जो 2 बच्चे रह रहे हैं, एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, एक किसानी का काम कर रहा है। एक का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और एक का जो है वो छोटा मोटा गांव के जो प्राइवेट स्कूल है वहां पढ़ने के लिए जा रहा है। ये बात आप गौर से देखिएगा, एक जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है उसके बच्चे हाई फाई स्कूल में जा रहे हैं, एक जो एसपी रैंक के बच्चे जो एसपी है और एसपी का भी बच्चा एक हाई फाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसकी भी फैमिली एक अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग जो उसके 2 अदर बेटे हैं, जो एक गांव में किसानी का काम कर रहा है और एक दुकान चला रहा है, आप उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। एक का बच्चा जो है गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और एक जो है गांव की छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अगर इन जो गाँव वाले बच्चे हैं और जो शहर में अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक वेल सेटल है और एक उनके जो परिवार जो है वो सारे सुख सुविधा का भोग कर रहे हैं जो एक बड़े लोग करते हैं, एक अपर क्लास के लोग करते हैं। लेकिन आप वो 2 गांव वाले जो गरीब हैं, जो एक सरकारी स्कूल में और एक छोटे स्कूल में, मान के चलिए दोनों लगभग सेम ही पढ़ रहा है, अगर क्या ये दोनों सेम एग्जाम देने के लिए
एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या दोनों फाइट कर सकते हैं एक साथ, एक समान है क्या? यहाँ समझने की कोशिश कीजिए ये जो पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों जो है एक वेल सेटल है, उसके पास सारे फैसिलिटी है जो अदर कास्ट के पास है, लेकिन गांव में रहने वाला वो व्यक्ति क्या दोनों जो है उसके पास, उसके बच्चे के पास वो फैसिलिटी है क्या? अगर भविष्य में दोनों जाके सेम एग्जामिनेशन को फाइट करने की कोशिश करता है तो क्या दोनों के जो एक गांव में है उसकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगा और एक जो शहर में वेल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वो दोनों की फासला रहेगा या नहीं रहेगा? फासला रहेगा ना। अब एक बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर जी जो 10,000 चारों बच्चों को दे रहे थे, एक बार समझिए कि अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में और एक जो एसपी रैंक पे अगर इसको ये 10,000 ना दे दोनों को, तो कोई इसके फैमिली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव में जो दोनों बच्चे रह रहे हैं, जो एक किसानी काम कर रहा है, एक आपका छोटी सी बिजनेस चला रहा है, अगर उसको ये पेंशन का पैसा ना मिले तो उसके फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या ये दोनों के लिए मायने रखता है क्या? तो नहीं रखता है। बात यही समझने की कोशिश कीजिएगा, बात जो है यही है। और यही फर्क है जो माने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, एक एसपी रैंक पे है, क्या इसी को जो है क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। और जो गांव में जो है वो जो अभी आरक्षण आपको मिल रही है, जो फैसिलिटी यहाँ आपको मिल रही है वो मिलेगा। आप एक बार खुद सोचिए कि आपके बच्चे जो आप गांव में हैं और एक जो अच्छी कंपनी में काम करके अपने बाल बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं, या गांव में ही है लेकिन उनके बच्चे बाहर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे और उसके बच्चे एक समान एग्जामिनेशन के लिए, अगर मान लिया यूपीएससी के लिए ही दे रहा है या फिर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, एक जगह बैठेगा? एक जो गांव की छोटे मोटे स्कूल से पढ़ाई किए हैं और एक जो हाई फाई स्कूल से पढ़ाई किए हैं, दोनों में तो थिंकिंग जो लेवल है, एजुकेशन जो है वो तो डिफरेंस रहेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट देने की कोशिश किया और यही जो है ओबीसी में ऑलरेडी ये है, अभी भी ओबीसी में है, ये क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो इसके जो है माने कि आगे कौन क्रीमी लेयर में आएगा, नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसकी जो राइट्स दिया गया वो स्टेट को दिया गया है। इसके ऊपर हर डिफरेंट अलग अलग राइट जो है इसके ऊपर अलग अलग कानून बनाएंगे। तो एक बार हम उन 10% से भी पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है आपके जो रिलेटिव गांव में है, क्या वो आपके बच्चे के साथ कॉम्पीट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फैसिलिटी वो नहीं मिला है। तो एक बार बड़े दिल दिखाइए, एक बार सब कुछ मौका दीजिए। जो 90% लोग हैं, चाहे वो एससी वर्ग के चाहे एसटी वर्ग के, देखिए हम यहाँ एक ही बात बोलेंगे कि इसे पॉलिटिकल ना लें, इसको कोई भी राजनीति की चश्मा से ना देखें। एक बार आप जाइए ना उन गरीबों, अगर आप एससी से ही आते हैं और आप वो 10% में आते हैं, तो एक बार अपने गांव जाके देखिए जो 90% लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं। आज भी सबसे कम आपको लगेगा कि 2-4 ही व्यक्ति हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज भी वो वैसे स्थिति में जी रहे हैं जहां से आपको शायद आपको ही लगे कि नहीं ये सबको ज़्यादा जरूरी है, हमें ये जरूरी नहीं। तो एक बार बड़े दिल दिखा के एक बार अपने भाइयों के लिए, पॉलिटिक्स तो होगा ही, नेताओं का काम है कि राजनीति नहीं करना, लेकिन हम उन कास्ट वालों से पूछना चाहते हैं, उन जातियों से पूछना, उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो जिसके रिलेटिव्स वहाँ है, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देखिए राजनीति के चश्मा से अगर कोई चीज़ को देखिएगा तो नेताओं का काम सुलझाना नहीं होता, नेताओं का काम होता बिगाड़ना। उनका एक ही मकसद होता है वोट, उसको वोट के अलावा और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए अगर समाज को, अगर हम कोई भी समाज में देखिएगा, चाहे हम एससी की बात कर रहे हैं, तो एससी को जो है कंट्रोल कौन करता है? यही 10% जो ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी तो 90% मुख्य दर्शक है। जैसे घुमाना चाहे ये 10% वैसे घुमाता है समाज को। तो हम उन 90% से एक ही बात बोलना चाहते हैं कि आप अपनी हक और अधिकार के लिए सोचिए ना, आप अपने बच्चों के हित में सोचिए ना, आप अपने बारे में सोचिए ना। आज इतनी तो सबके अंदर विवेक है कि वो अपने बारे में सोच सकता है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचिएगा ना, तभी कोई आपको हक और अधिकार नहीं देगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज ये 90% जो 10% लोग हैं ना, वो 90% के ऊपर भारी पड़ेगा अगर आप सचेत और जागरूक ना बने तब। हमारा ये वीडियो बनाने से ऐसे कोई भी समाज में ऐसी कुछ
हुड़दंग मचाने की ना है ना वो कुछ। हम ये वीडियो से एक ही बात हम समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी हक और अधिकार के लिए जागरूक बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। यहाँ आपको कोई नहीं कुछ देने वाला है। अगर थाली में आपको पड़ोस के भी दे दिया है तो खाने के लिए हाथ उठा के थाली से मुंह तो ले जाना पड़ता। B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही बात बोला था, अगर उसे देना रहता तो नौकरी आपको दे देता ना, काहे एग्जाम उजाम कुछ नहीं देना होता। लेकिन लिटरेट बनिए, एजुकेटेड बनिए। जब तक आप एजुकेशन हासिल नहीं कीजिएगा तब तक इस गरीबी से आप ऊपर नहीं उठिएगा। देखिए, एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी एजुकेशन, एजुकेशन सबको मिलना ही मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप सबने समझा होगा। अगर समझे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर, ताकि पूरे देश में इस वीडियो के थ्रू सबको ये समझ में आए कि क्या है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट क्या बताना चाहिए। आपने देखा कि 2 व्यक्ति जो गांव में है उसको जरूरी है आरक्षण की, लेकिन जो 2 व्यक्ति शहर में है क्या उनको जरूरी है? आप मेन देखिए, यही है थीम इसकी है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।